A very good evening and Om Sai Ram everyone. Welcome to Destiny Stars platform. आज के स्पीकर डॉक्टर पीयूष दुबे जी. टॉपिक है मुहूर्त ऑफ मैरिज अंडर वैदिक एस्ट्रोलॉजी. क्लास 1 घंटे का है. आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि क्लास के बीच में कोई हैंड रेज ना करे. सारे डाउट्स क्लास के एंड में लिए जाएंगे. ओवर टू पीयूष सर. प्लीज स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक. ओके, थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा आपको बताया गया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुहूर्त के ऊपर। स्पेसिफिकली मुहूर्त तो एक बड़ा टॉपिक है कि किसी भी इवेंट का मुहूर्त कैसे निकालना है, लेकिन हमारा जो टॉपिक होगा वो मैरिज को लेकर होगा कि मैरिज से रिगार्डिंग मुहूर्त कैसे हम निकालें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, ठीक है, कि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ इंडिया में जो है मुहूर्त डिसाइड करते ही करते हैं मैरिज को लेकर। बिना मुहूर्त के शायद ही कोई मैरिज करता हो, चाहे वो पंचांग देख के ही निकाले या पंडित जी के पास जाके ही निकालें, बट मुहूर्त जरूर हम लोग देखते हैं। देखते तो मोस्टली बहुत सारे कामों में है, लेकिन मैरिज के लिए तो बहुत ही कॉमन है हमारा। ठीक। और फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार, जो मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ कि मैं फ्री क्लास पेड की तरह पढ़ाता हूँ। तो मेरी फ्री क्लास को ये ना समझे जैसे नॉर्मल फ्री क्लासेस होती है ना ज़्यादातर जगह पे, कि फ्री क्लास के नाम पे एक दो लाइन बताई, एक दो तीन चीज़ें, बाकी पूरा 1-1.5 घंटे बातों में बिता दी। तो ऐसा मैं कभी करता नहीं। ठीक है, पेड क्लास अलग चीज़ है, पर फ्री में भी मैं जो टॉपिक लेता हूँ ना उसको पूरा ही बताता हूँ। तो मुहूर्त एक बड़ा टॉपिक है, बट आज की फ्री क्लास का टॉपिक मैरिज मुहूर्त है। तो मैरिज के रिगार्डिंग मुहूर्त के जितने भी रूल्स हैं मैं आपको बताऊँ, जो वाकई जानने वाले। कुछ एक दो इधर उधर होते तो बहुत सारे रह जाए, वो बात अलग है, बट बेसिकली मैं आपको मैरिज का पूरा टॉपिक समझा दूँ। तो एज यूजली हैंड मत रेज कीजिएगा, क्लास पूरी होने दीजिएगा, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे वन बाय वन। पहले इस टॉपिक को समझ लीजिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि मुहूर्त किसी भी चीज का हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो मुहूर्त से क्या होने वाला। आपने सुना होगा ना, वेल बिगिन इज हाफ डन, कि अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो तो आधा तो समझ लीजिए पूरा हो। तो मुहूर्त का जो एक टॉपिक है ना, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। रीजन ये बाकी कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपका बर्थ चार्ट है वो वैसे का वैसे ही, जो प्लेनेट जहाँ है वैसे ही रहने। थोड़ा बहुत आप रेमेडी भी कर सकते हैं, उससे कुछ चेंजेस आते भी है, नहीं भी आते। तो ठीक जो मुहूर्त होता है ना, एक तरीके से मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त उस समय का चार्ट होता है जिस समय आप कोई काम करने वाले। फॉर एग्जाम्पल आप मैरिज करने जा रहे हैं, तो जिस दिन आप मैरिज करेंगे ना उस दिन आप कह सकते हैं आपके मैरिज का जन्म हुआ, जैसे आपका जन्म हुआ होता है। तो जब आपका जन्म हुआ होता है, जो टाइम और डेट होता है उसका हम चार्ट बनाते हैं। तो जो लगन आता है, जो प्लेनेटरी पोजीशन आती है वो फिक्स रहती है हमारे चार्ट में, पर उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग हमारे ऊपर रहता है। ठीक उसी तरीके से मुहूर्त होता है। मुहूर्त जो होता है वो किसी इवेंट का जन्म होता है, बर्थ। जिस टाइम आप काम करने जा रहे हैं, कोई कौन सा टाइम आपने चूज किया है, जिस टाइम पे आप उस काम को करेंगे उस समय जो प्लेनेटरी पोजीशन रहेंगे उसका इम्पैक्ट उस काम पे हमेशा रहेगा। जैसे मान लेते हैं आप मैरिज करने जा रहे हैं, तो जैसे आपके बर्थ के समय जो प्लेनेटरी पोजीशन थी आपके बर्थ के चार्ट में, वो लाइफ लॉन्ग आपको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। ठीक वैसे ही मान लेते हैं कोई इवेंट है, मैरिज करने जा रहे हैं, तो जिस टाइम में जिस दिन मैरिज करेंगे उस समय जो प्लेनेटरी पोजीशन होगी ना, वो लाइफ लॉन्ग आपकी मैरिज पे इफेक्ट डालेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके मैरिज का बर्थ बता रही, जन्म। तो बर्थ हम हमारा कब होगा ये तो हम चूज नहीं कर सकते ज्यादा। मतलब लोग देते हैं डिलीवरी का मुहूर्त सब कुछ, लेकिन फिर भी लिमिटेशन होती है। बट जो काम हम करने जा रहे हैं वो तो हमारे पास फ्री विल होती है कहीं ना कहीं ना, कि आज की जगह कल कर लेंगे। हालांकि वो भी प्री डेस्टिन्ड होता है, बट हमारे पास फ्री विल होती है कि हम कल कर सकते हैं। तो मुहूर्त इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमारे पास इतनी फ्री विल रहती है कि हम अपने हिसाब से एक सही टाइम चूज कर पाए। तो अगर हमने किसी काम को करने का एक अच्छा टाइम चूज कर लिया, तो आगे भी उस काम से रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जो टाइम हम अगर चूज करेंगे, अगर वो अच्छा होगा, तो वो उस इवेंट के जन्म को बता रहा है, उस इवेंट का बर्थ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप मैरिज करते हैं अच्छे टाइम पे, तो उस समय जो प्लेनेटरी पोजीशन होगी उसका इन्फ्लुएंस आपकी मैरिज पे लाइफ लॉन्ग रहेगा। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे फिर मुहूर्त से क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में डिवोर्स या खराब मैरिज की युग है,
तो क्या वो भी खत्म हो जाएंगे? वो खत्म तो नहीं होंगे, बट आप उनको कम तो कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो योग भी होते हैं ना हमारे चार्ट, वो भी कहीं ना कहीं हमारी फ्री विल पे डिपेंड है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप समझे, जो चीजें वो सोसाइटी, टाइम, प्लेस और पर्सन, देश, काल और पात्र पे डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर आज से आप 50-60 साल पहले चले जाएं तो डिले मैरिज के केस आपको बहुत कम मिलते, या डिवोर्स वाले केस हार्डली मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। तो उसका रीजन क्या है? ऐसा तो है नहीं कि तब ये चार्ट नहीं होते थे, ये प्लेनेट नहीं होते थे, इस तरह के कॉम्बिनेशन तब भी होते थे, लेकिन तब उसी तरह का सोसाइटी था। तब डिवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में था नहीं, तो उनको लगता था जो भी प्रॉब्लम आएगी आपस में सॉल्व कर। तो इससे ये पता चलता है कि फ्री विल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि कि इवेंट कोई भी डेस्टिन्ड हो, लेकिन हमारा रिएक्शन कैसा होगा वो फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। अब क्या हो गया? अब ऑप्शन दे दिया गया डिवोर्स का। आज की सोसाइटी में ऑप्शन आया, टाइम बदल गया, तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? क्या नहीं हुई। आप देखिए, ऑप्शन मिल गया और प्रॉब्लम बढ़ गई डिवोर्स के बाद। जो लोग डिवोर्स ले लेते हैं और ज्यादा परेशान, वो नहीं लिया था तो भी परेशान थे, लेने के बाद और ज्यादा परेशान। डिले मैरिज का केस क्यों हो रहा है? पहले कम एज में मैरिज होती थी तो घर वाले 10-11 साल में देखना शुरू कर देते थे, तो 15, 16, 18, 20, 25 तक हो ही जाएगी। आप देखना ही 30 साल की एज में शुरू कर, तो जब 30 की एज में देखना शुरू करोगे तो 32 हो गया तो डिले तो हो ही जाएगा। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे इसका भी योग होता होगा चार्ट, अर्ली मैरिज, लेट मैरिज। हाँ, योग हर चीज का होता है, लेकिन आप इससे ये समझ सकते हैं ना कि फ्री विल का रोल है, दिमाग दिया है आप। क्योंकि आप कंपेयर कीजिए, आज से 50-60 साल पहले 100 में एक केस होता होगा ब्रेकअप का, डिवोर्स 200 साल पहले। डिले मैरिज का कोई हजारों में एक केस मिलता हो। अब वो एक केस, वो 2 केस जो होते तो बताते थे कि हाँ भगवान है, सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं। पर ज्यादातर आप देखिए नहीं होता था इस तरह का। इससे ये पता चलता है कि हमारा दिमाग, फ्री विल है। तो हर चीज ये कहना कि नहीं योग ऐसे थे तो ऐसा हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं। हम में और जानवरों में यही डिफरेंस है, आपको बुद्धि दी गई। अभी नॉर्मल हो गया ना, पहले कैरियर स्टेबल होगा तब मैरिज करेंगे, तो कैरियर स्टेबल होते होते 25-30 साल तो हो ही जाता है। तो ढूंढना ही 30 में शुरू करेंगे, फिर 35 आते आते डिले तो हो ही जाए। अच्छा, पहले क्यों नहीं होता था चाइल्ड बर्थ में डिले? क्या ये योग नहीं होते? अब ऑब्वियस सी बात है, जब आज के टाइम मैरिज ही 30-35 में होगा तो चाइल्ड बर्थ में भी डिले होगा। आप देखिए ना, आप सोसाइटी का प्रभाव देखिए कैसे चल। अभी आप नॉर्मल केसेस जाएंगे ना, 35 के अबव जो फीमेल हो जाती है उनका फर्टिलिटी रेट कम होने लगा। पहले जो है माना जाता था 46-47 तक मिनोपॉज होता है, आजकल तो आप देख लीजिए 38-39 के हो रहे हैं तो मिनोपॉज वाली सिचुएशन आ गई। या नहीं भी मिनोपॉज हो रहा है ना, तो 35 के बाद एक माइंडसेट बन गया है फीमेल्स में या सोसाइटी में, 35-37 के हो गए तो चाइल्ड बर्थ होना बहुत मुश्किल। मतलब वो एक्सेप्टेंस आ गया है खुद ही, जबकि वो नेचुरल नहीं है, बट ऐसा वो एक्सेप्टेंस आ गया, माइंड सेट हो गया कि हाँ अगर 38-40 हो गए तो चाइल्ड बर्थ नहीं। क्यों? वैसा लाइफ स्टाइल हो गया, लाइफ स्टाइल की वजह से प्रॉब्लम होने लगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो को लेके प्रॉब्लम, पीसीओडी का प्रॉब्लम, दुनियादारी की प्रॉब्लम। आप देख लीजिए 34-35 पे एज क्रॉस करें फीमेल, तमाम कॉम्प्लिकेशन उनके साथ शुरू हो जाते। बहुत ईजी होता ही नहीं है चाइल्ड बर्थ। तो क्या ये योग पहले नहीं होते थे? पहले भी होते थे, लेकिन अब लाइफ स्टाइल, डाइट और सब कुछ वैसा हो गया। भाई आप सुनिए, आप ज्यादा नहीं 10-12 साल पहले जाइए, हार्डली आपको पीसीओडी और अनवांटेड हेयर्स के प्रॉब्लम सुनने को मिलते होंगे, बहुत कम। लेकिन अब ये बहुत ही कॉमन हो गया, 75% से ज्यादा फीमेल्स में अनवांटेड हेयर्स और हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम। पहले ऐसा थोड़ी था, भगवान कोई दूसरी मशीन में बनाता था, अब ठेका बदल दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट देने वाला, कि ठेकेदार बदल गया तो अब जितने बनाए जा रहे हैं सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ये सारा सोसाइटी का चेंज, हमारे लाइफ स्टाइल का चेंज और हमारे थॉट प्रोसेस के चेंज की वजह से। पहले का डाइट अलग था, लाइफ स्टाइल। तो ये सारे एग्जाम्पल ये बताते हैं कि फ्री विल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम और हमारा सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, अगर वो सही हो तो बहुत कुछ आज भी चेंज हो सकता है।
तो अब सोसाइटी तो नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल ही सकते, इतना फ्री विल है। तो मुहूर्त भी उसका ही एक पार्ट है, फ्री विल, कि कहीं ना कहीं हम चूज कर सकते, सब नहीं पर कुछ तो चेंज कर ही सकते। आज हम इसी को समझेंगे। ठीक, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसीलिए। भाई आप हर हर लाइफ के हर पार्ट में देखेंगे, बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं होती तो आज हो रही। पहले कैंसर जैसी बीमारी सुनने को नहीं मिलती थी, डायबिटीज जैसी बीमारी हार्डली सुनने को मिलती, बट ऐसा थोड़ी है कि होती नहीं थी। आप आयुर्वेद के टेक्स्ट उठा के देखिए, उसमें लिखा है डायबिटीज पहले भी होता था, लेकिन बहुत कम होता था, क्योंकि लाइफ स्टाइल वैसे ही था। तो वो लाइफ स्टाइल ये बता रहा है कि फ्री विल है हमारी, लेकिन अब लाइफ स्टाइल वैसा हो गया तो बढ़ने लगी हर दूसरे इंसान को। अब तो ग्रेड 1 का फैटी लीवर हो ना, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बता देता है नॉर्मल है। अब डॉक्टर साहब से कोई पूछे अगर नॉर्मल होता तो भगवान पैदा ही इसी के साथ क्यों नहीं करते। जब हम पैदा हुए थे, जब हमारा टेस्ट हुआ था, तभी बता देना चाहिए कि आप ग्रेड 1 के लीवर के साथ पैदा हो। क्यों, डॉक्टर ने पता है कि ये तो सबको होने लगा है और कोई इश्यू नहीं आ रहा तो चलने दो। तो जो चीजें पहले नॉर्मल हुआ कर, जो चीजें पहले अब नॉर्मल होती थी, वो अब हम वो नॉर्मल लगने लगी हैं हमारे अंदर, उनको लेके अब एक्सेप्टेंस आ गया, चलो ठीक। इसी तरीके से मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसमें कंसल्टेशन करते हैं, बहुत सारे ज्यादातर क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, बट आप देखेंगे बहुत हार्डली 5% क्लाइंट को छोड़ के बाकियों का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाता। उसका रीजन आपने कभी देखा अपने क्लाइंट से? पहली बात तो ये थी, क्लाइंट सच सुनना ही नहीं चाहता, वो सुनना चाहता है जो उसका मन। एक बात, दूसरी बात ये है कि प्रॉब्लम तो जो लेकर आते हैं ना, तो ज्यादातर लोग जो प्रॉब्लम लेकर आपके पास आएंगे कंसल्टेशन के लिए, उनको खुद अपनी प्रॉब्लम पहले से पता होती है, प्रॉब्लम उनको पता होती है, लेकिन वो आपसे सुनना चाहते हैं। और सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते कि वो सॉल्यूशन खुद करना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपको फील आएगा कि इनको मजा आ रहा है इसी के साथ ये जीना चाहते, इनकी हैबिट पड़ चुकी है। वो आएंगे आपसे बताएंगे, ओ मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, उनको ही पता है कि नहीं आएगा, आपसे पूछे, ठीक है, अब आपने कह दिया नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन, अब आप उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएं तो वो नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो आदी हो चुके हैं, उनको आदत पड़ चुकी है वही, अरे ठीक है कभी तो आएगा देखते हैं। अंदर से वो जानते हैं वो भी हैं, लेकिन वो हैबिचुअल हो चुके हैं। ज्यादातर क्लाइंट का मैंने देखा, उनको आदत पड़ चुकी है प्रॉब्लम के साथ जी, वो खुद ही उसको सॉल्व नहीं करना चाहते। वरना सॉल्व करें तो इतना कोई बड़ा इवेंट नहीं, बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, भाई छोड़ के आगे बढ़ जाइए। वरना ज्यादातर क्लाइंट के साथ नोटिस करेंगे वो हैबिचुअल हो चुके होते हैं प्रॉब्लम। तो वो इस यही बता रहा है कि हमें ना बहुत सारी चीजें जो एबनॉर्मल थी अब नॉर्मल लगने लगी, तो हमारा हैबिट पड़ गया। तो चलिए आज हम देखते हैं मैरिज मोड। आपको देखना होगा, ठीक है। तो मैरिज मुहूर्त निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। ज्यादातर लोग जानते होंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7 हाउसेज होते हैं, 7 हाउस। तो सॉरी, 7 हाउस नहीं, 12 हाउस होते हैं। 12 हाउस, 12 साइन, 9 प्लैनेट। अच्छा, मुहूर्त बताने से पहले एक मिथ है मुहूर्त को लेके, कि बस पंचांग देखा, तिथि देखी, दिन देखा, मुहूर्त। ऐसा नहीं, मुहूर्त के लिए चार्ट बनाना, उसका आपके बर्थ चार्ट से कोई ज्यादा वो नहीं है, बट आपको उस दिन का चार्ट बनाना पड़ेगा जिस दिन इवेंट होना है। तो मैरिज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है 12 7th हाउस, 7वां घर आपके मैरिज का हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। 7th हाउस जो होता है वो आपकी मैरिज का हो, और 8th हाउस जो होता है वो मैरिज का सस्टेनेंस बताता है।
कि मैरिज टिकेगी कि नहीं टिकेगी। 8th हाउस आपके इन लॉज का भी, और जो वीनस होता है वो कारक होता है मैरिज। अच्छा, कुछ अब समझ लीजिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। वीनस रिस्पॉन्सिबल है मैरिज होगा कि नहीं होगा, बाकी वाइफ का कारक वीनस को मानते हैं और हस्बैंड का कारक जो है जुपिटर को मानते हैं। नाड़ वैदिक वाले और नाड़ी वाले क्या करते हैं, मार्स को हस्बैंड का कारक। हालांकि वो भी जुपिटर को क्यों लेते हैं, नाड़ी वो मार्स को क्यों लेते हैं, वैदिक वाले जुपिटर लेते हैं हस्बैंड का कारक और नाड़ी वाले मार्स लेते हैं, वो भी एक टॉपिक है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आज का वो टॉपिक नहीं, तो भूल जाइए उसको। बट वीनस है लव, रोमांस, रिलेशनशिप और मैरिज होगी कि नहीं, इसके लिए देखते हैं मेल हो या फीमेल। और इसके अलावा मून जो होता है हमारे मन और इमोशंस को रिप्रेजेंट है। रिलेशनशिप बिना इमोशंस के तो चलेंगे नहीं, ये समझ लीजिए। तो ये फैक्टर है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए बता दूं, अभी शुरू नहीं हुआ एक्चुअल टॉपिक, अब शुरू हुआ। तो मुहूर्त से पहले मैरिज के आपको ये पता होना चाहिए मैरिज के लिए कौन कौन सी चीजें देखनी हो। एक 7th हाउस आपकी मैरिज का है, 7वां घर। दूसरा 8th हाउस जो होता है वो सस्टेनेंस है, मैरिज मैरिज सस्टेन करेगी, चलेगी या नहीं चलेगी इसके लिए। और वीनस जो होता है कारक होता है मैरिज, मेल हो या फीमेल मैरिज होगा कि नहीं होगा उसके लिए जो प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है वो वीनस है। ऑल्दो स्पाउस का कारक भी, अपोजिट सेक्स का कारक भी वीनस होता है, बट मेल्स में वाइफ का कारक वीनस को लेते हैं, फीमेल्स के लिए हस्बैंड का कारक वो जुपिटर को लेते हैं वैदिक वाले, और नाड़ी वाले मार्स को लेते हैं। और मून जो होता है वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस। भाई बिना इमोशन के तो रिलेशन चलने वाला है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो तिथि। तिथि क्या होता है, सन और मून के बीच का डिस्टेंस होता है। सन और मून के बीच का डिस्टेंस, जो दूरी होती है वो डिफाइन करती है कौन सी तिथि है। फर्स्ट तिथि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, जो हम तिथि देखते हैं वो सन और मून के बीच का डिस्टेंस होता है। जब आप एस्ट्रोसेज या किसी भी सॉफ्टवेयर में चार्ट बनाएंगे, मान लेते हैं एस्ट्रोसेज जो बनाया, आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें एक स्लाइड पंचांग वाला भी है, जिसमें डे तिथि सब लिखी रहती है। ये नॉर्मली तिथि आपको पता ही होती है हमारा किस तिथि पे चल। तो हमारा तिथि भी हमारे इमोशंस को डिसाइड करता है, क्योंकि सन और मून के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बताता है हमारा इमोशनल स्टेट कैसा रहे। क्योंकि सन आपकी आत्मा का कारक है और मून आपके मन और इमोशंस का कारक। तो आत्मा और मन के बीच में जो बैलेंस होगा इमोशंस का वो हमारा तिथि। ये ध्यान रखिए। ठीक। और क्या होना चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मुहूर्त कौन सा था, मुहूर्त जो होता है मैरिज का वो कैसे देखते। बेसिकली आप क्या करते हैं, पंचांग देखा, तिथि देखी, ऐसा नहीं होता। मुहूर्त के लिए जिस दिन मैरिज करना है, मान लेते हैं कोई आपके पास आता है, और हालांकि ज्यादातर लोग आते हैं ना तो मुहूर्त खुद ही बताने लगते हैं, हमको 20 तारीख का मुहूर्त चाहिए, 20 नवंबर। तो अब 20 नवंबर का जब बता ही दिया तो मुहूर्त कौन सा, जब आपने खुद ही बता दिया 20 नवंबर चाहिए तो अब कौन सा मुहूर्त है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर मुहूर्त होता है एस्ट्रोलॉजर खुद डिसाइड कर, या कम से कम जो क्लाइंट है वो एक रेंज लेकर आए, भाई नवंबर से दिसंबर के बीच का कोई अच्छा डेट दे दीजिए, तो भी एक बार बात समझ में आती है। कि कई बार लोग खुद आते हैं 15 तारीख का मुहूर्त से, अब उसमें मुहूर्त क्या बचा, ऐसे में आप कह दीजिए भाई 15 को ही कर लो। जब आप खुद ही बता रहे हैं तो हमारे पास अब बचा क्या बताने के, जब डेट आपने खुद बता। तो बेसिकली क्या होता है, मुहूर्त क्या कैसे निकाला जाता है। जैसे आपके पास मान लेते हैं कोई आता है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में कोई अच्छा मुहूर्त है, तो आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में अच्छे, पहले तो आप तिथि देख लीजिए, अच्छी तिथि और दिन के अलग अलग चार्ट बना के देखने पड़ते। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, इतना आसान नहीं। कई बार हमको ही लोग फोन करते हैं अच्छा मुहूर्त दे दीजिए, तो मुहूर्त निकालने के लिए 1-2 घंटा लगे। वो पंडित जी होते हैं जो पंचांग देखा,
बता दिया कि इस नक्षत्र और इस तिथि में कर लो। तो सबसे पहली चीज कौन सी, जब भी मुहूर्त देखें तो ये देख लें मैरिज के लिए कि तिथि जिस दिन मैरिज करनी है वो उस दिन 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी नहीं होगी। इनको कहते हैं रिक्ता। रिक्ता मतलब क्या होता है, रिक्त यानी खाली जगह, वैक्यूम। अगर आपने मैरिज इस तिथि पे कर लिया, तो मैंने अभी क्या बताया था, तिथि आपका इमोशन बताता है। इस दिन अगर आपने मैरिज फिक्स किया, मैरिज किया इस तिथि में, तो दोनों के बीच में धीरे धीरे समय के साथ इमोशनल सेपरेशन होता जाएगा, दूरियां होती जाएंगी और काम खत्म। इसलिए पहले मुहूर्त जब भी कोई कहे कि मान लेते हैं इस महीने मुझे एक अच्छा मुहूर्त दे दीजिए, तो ये देख लीजिए जो टाइम रेंज उसने दिया उसमें ये तिथि नहीं पड़नी चाहिए, इनको तो निकाल ही दीजिए, ये लेना ही नहीं है किसी दिन। आप नॉर्मली भी देखेंगे चतुर्थी पे पैदा हुए लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बंद कमरे में केबिन में अकेले बैठेंगे, गर्मी है तब भी पंखा नहीं चलाएंगे क्योंकि उनको आवाज और नॉइस नहीं पसंद। कंफ्यूज होते हैं थोड़े, इंटेलिजेंट होते हैं बट कंफ्यूज होते हैं। तो ये चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, अवॉइड की। पहला तो रूल यही है। तो 6 तिथियां तो ऐसे ही चली जाएंगी उस महीने, अगर किसी महीने आप दूर है। 3 कृष्ण पक्ष, 3 शुक्ल पक्ष की, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, तो 6 दिन तो गायब हो गए, उनको हटा ही दीजिए। अब बचे दिन है, बचे दिनों का आप चार्ट बना के अलग अलग देखिए, अलग अलग दिन, अलग अलग टाइम का चार्ट बना के। उस जो चार्ट बनाए, और दिन के साथ साथ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर 2 घंटे बाद लगन चेंज होता है। तो एक दिन का अलग अलग 2-3 चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। बनाए तो जो चार्ट आप बनाए मुहूर्त वाला, मान लेते हैं किसी ने कहा कि हमको 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का कोई अच्छा मुहूर्त है मैरिज के लिए, तो आप पहले तो 20 नवंबर से 30 नवंबर की डेट देखिए, उसमें से अगर कोई तिथि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी आ रही तो उसको तो निकाल ही दीजिए। फिर जो बचे दिन है उन 10 दिनों में उसका अलग अलग चार्ट बना दीजिए। उसमें से जिस दिन और जिस समय पे, दिन और समय याद रखिएगा क्योंकि हर 2 घंटे बाद लगन चाहिए, जिस दिन और जिस लगन का चार्ट बनने पे 7th हाउस देखिए हमेशा एम्प्टी रहना। मुहूर्त वाले दिन जिस समय मैरिज करना है उस दिन 7वां घर एम्प्टी रहना चाहिए, उसमें कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का, उसमें अगर कोई प्लेनेट बैठ जाता है तो ये बताएगा कि जिंदगी भर वो प्लेनेट के जो कारक तत्व होंगे, जो इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जिस लिविंग बीइंग को, वो आपकी मैरिड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, अच्छा बुरा कोई भी हो। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप 2 लोगों के बीच का इवेंट है। रिलेशनशिप में आप ये नहीं चाहते कि तीसरा कोई जिंदगी भर इंटरफेयर करता है। रिलेशनशिप चाहेंगे दोनों पार्टनर आपस में कोई भी प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट कर ले। तो मान लेते हैं लोग कहते हैं जुपिटर अच्छा है, तो जुपिटर भी बैठ गया ना, तो क्या है, जिंदगी भर जुपिटर किसका है, गुरु है, प्रीस्ट है, नॉलेज है, तो जिंदगी भर आपको पुजारी, प्रीस्ट इनके चक्कर लगाने पड़ेंगे मैरिज संभालने। हर कुछ टाइम बाद आ रहा, किसी गुरु की सलाह चाहिए, किसी उसकी चाहिए, तो कोई इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं होता मैरिज में। इसलिए कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा, ये सबसे स्टैंडर्ड रूल है। तिथि देखने के बाद 7th हाउस खाली होना, एक रूल। अब परफेक्ट मुहूर्त तो कभी नहीं मिलता, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा आप रूल्स फॉलो कर पाए वो करें। परफेक्ट के चक्कर में भी मत रहिएगा, परफेक्शन के चक्कर में तो लाइफ बीत जाएगा, मैरिज नहीं होता है ये भी याद रखिएगा। दूसरा 8th हाउस सस्टेनेंस का, टिकेगी कि नहीं टिकेगी, तो 8th हाउस बिल्कुल खाली होना चाहिए। 7th में अगर एक बार प्लेनेट हो भी जाए, पर 8th में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8th में अगर कोई प्लेनेट है तो आपकी मैरिज की ब्रेक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो planet। इसलिए 8th और 7th दोनों एम्प्टी होने चाहिए ज्यादातर, अब मिल जाते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 7th हाउस रिलेशनशिप का वो एम्प्टी होना चाहिए, 8th हाउस सस्टेनेंस का वो एम्प्टी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि 7th हाउस आपकी मैरिज है, 8th हाउस सस्टेनेंस है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है, वीनस कारक होता है रिलेशनशिप में, तो वीनस अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। मुहूर्त वाले चार्ट में वीनस 6, 8, 12 में नहीं,
और ना ही किसी प्लेनेट के साथ हो। अकेला हो तो सबसे अच्छा है, और नहीं भी अकेला है तो 6, 8, 12 में तो बिल्कुल ना हो, 6, 8, 12 हाउस में, और मेलेफिक के साथ तो बिल्कुल भी। तो कोशिश ये रहती है कि 7th हाउस बिल्कुल खाली मिले, 8th हाउस एम्प्टी मिले, और वीनस अच्छी पोजीशन में और अकेला हो। ओके, तो वीनस अच्छी पोजीशन में हो। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कोई कहता है हमें नवंबर से दिसंबर का मुहूर्त दे दो, तो उस दिनों में चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तो हटा दीजिए, अलग अलग फिर बचे दिन का चार्ट बना दीजिए। अच्छा, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं होता। मान लेते हैं हमने पहले, मान लेते हैं किसी ने कहा नवंबर से दिसंबर का चाहिए, आपने 12 नवंबर का चार्ट बनाया, तो 12 नवंबर का आपने मान लेते हैं किसी भी टाइम का चार्ट बनाया, सुबह 10 बजे का। 10 बजे देखा, 10 बजे जो लगन आ रहा है उसमें 7th हाउस खाली नहीं है, 8th भी नहीं खाली। लेकिन आपको वहां से ये अंदाजा तो हो ही जाएगा था देखिए कि अगर मुझे ये लगन मिल जाए तो 7th भी खाली मिल रहा है, 8th भी खाली। तो सीधे फिर उस टाइम का चार्ट बना के देखिए। लेकिन फिर भी मेहनत रहेगी, लेकिन इस तरीके से आप कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए जल्दी कोई मुहूर्त निकालने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे पास लोग आते हैं ना, मैं अवॉइड करता हूँ कि चार्ट रीडिंग करवा लें, मुहूर्त ना निकलवा, क्यों मुझे पता है मुहूर्त निकालने में बड़ा मेहनत होता है, और उतना बेचारा कोई पेमेंट भी नहीं कर पाएगा। मतलब मुहूर्त निकालने का मतलब है कि 2-3 घंटे आपका दिमाग चला जाएगा को उस दिन आप मुहूर्त ही निकाल। तो आपके पास भी कोई मुहूर्त निकालने हैं तो पहले ही बता दीजिए भाई, पैसे अच्छे देना तभी मुहूर्त निकालें, नहीं तो वो पंडित जी वाला मुहूर्त निकाल दें। या फिर आपकी मर्जी, टाइम क्योंकि लगेगा। तो 7th हाउस एम्प्टी होना चाहिए खाली, 8th हाउस एम्प्टी होना चाहिए, और वीनस जो कारक है वो अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। अब अच्छी पोजीशन क्या होती है, किसी प्लेनेट के साथ ना हो, अकेले हो तो बेस्ट, और 6 से 12 में ना हो। और बेस्ट होता है केंद्र या त्रिकोण में हो, 1st, 4th, 7th या 10th हाउस में हो, 5th और 9th में हो। सॉरी, 7th में तो ना हो, 7th तो खाली चाहिए ना, वीनस भी नहीं चाहिए। तो 1st, 4th, 10th में हो, या 5 और 9 में हो तो बेस्ट। और चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी नहीं होनी। कुछ लोग खुश हो जाते हैं नौमी के दिन श्री राम जी हुए तो नौमी पर मुहूर्त लगे, लेकिन नौमी एक रिक्ता तिथि, ये भूल जाते हैं उनके बेचारी की लाइफ कैसी रही। तो मुहूर्त निकालते समय आपको ये चीज ध्यान रखना कि पहली बात तो 7th हाउस मैरिज का होता है, 8th हाउस मैरिज का सस्टेनेंस, और वीनस होता है कारक मैरिज का, मेल फीमेल दोनों के। और मून बताता है हमारे इमोशंस, और तिथि बताती है इमोशन। तिथि सन और मून के बीच का डिस्टेंस है, तो बताता है कि हाँ किस तिथि पे इंसान पैदा हुआ है तो उसका इमोशनल स्टेट कैसा हो। तो इसलिए मुहूर्त में तिथि भी देखी जाती है। तो जिस दिन का मुहूर्त निकालना है मैरिज के लिए, उस दिन का चार्ट बना के देखिए। उस चार्ट में मान लेते 20 तारीख को मैरिज फिक्स करनी, 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर का चार्ट बना के देखा। वो चार्ट, दिन और तिथि और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर 2 घंटे बाद लगन चेंज होता है। तो ये देख लीजिए उस दिन 4, 9, 14 चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। और जो मैरिज का टाइम हो उस समय जो चार्ट बने और जो लगन आए उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली 7th हाउस एम्प्टी होना चाहिए, उसमें कोई प्लेनेट नहीं। 8th हाउस भी एम्प्टी होना चाहिए, उसमें भी कोई प्लेनेट, क्योंकि 7th हाउस में कोई प्लेनेट होगा अच्छा या बुरा कैसा भी, वो लाइफ लॉन्ग मैरिज में इंटरफेरेंस डालेगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि जब आपका बर्थ होता है तो उस समय का जो चार्ट होता है, उस समय जो प्लेनेटरी पोजीशन होते हैं जीवन भर आप पे प्रभाव डालते हैं। तो इसी तरीके से मैरिज का जब मुहूर्त आप निकालेंगे, जिस टाइम मैरिज होगी ना, वो टाइम आपके मैरिज का जन्म है, तो उस समय जो प्लेनेटरी पोजीशन होगा वो लाइफ लॉन्ग आपकी मैरिज पे इम्पैक्ट डालेगा। तो 7th हाउस में कोई प्लेनेट होना ही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, ना बेनिफिक ना मेलेफिक, एम्प्टी बेस्ट। 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस सस्टेनेंस है मैरिज, तो वहां अगर कोई प्लेनेट आ जाएगा तो मैरिज को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा वीनस जो होता है कारक होता है, तो वीनस अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, 1st, 4th, 10th हाउस में हो या 5th और 9th हाउस, 6 से 12 में नहीं होना चाहिए। और जहां भी हो वीनस अकेला हो तो बेस्ट, नहीं भी अकेला तो कम से कम बेनिफिक के साथ। और चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी ये तिथियां नहीं होती। अब इसमें से क्या होता है कि बेस्ट तो मिलना नहीं है कभी,
बेस्ट ढूंढते रहेंगे तो ढूंढते रहेंगे। तो कौन सी चीजें जो बेस्ट अवॉइड कर सकते, कम से कम 7th और 8th हाउस तो बिल्कुल अवॉइड। और इसमें भी अगर चॉइस करनी पड़ेगी 7th और 8th में दोनों खाली नहीं मिले तो 8th तो हर हाल में खाली ले लीजिए। और 7th हाउस ना भी खाली मिले, कोशिश कीजिएगा खाली मिल जाए, ना भी मिले तो बेटर है कि बेनिफिक हो मेलेफिक से। फिर भी भाई किसी अच्छे आदमी का इंटरफेरेंस रहेगा तो काम चल जाएगा। अच्छा आदमी इतना दुख दर्द नहीं देता। तो जितने ज्यादा रूल आप फॉलो कर सकें उतना कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जो मैरिज के समय का लगन हो ना वो फिक्स होना चाहिए। उस दिन राशि कौन सी होनी चाहिए? 2, 5, 8, 11, टॉरस, लियो सिंह राशि लगन में, या वृश्चिक राशि लगन में, या एक्वेरियस। ड्यूल साइन नहीं होनी चाहिए, 3, 6, 9 और 12। ना मूवेबल साइन होनी चाहिए। मैरिज ऐसा इवेंट है जिसको आप फिक्स चाहते, चेंज नहीं होना। तो ये भी ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे 2 मुहूर्त मैंने निकाला, ये एक ही इंसान के लिए मुहूर्त है। इन्होंने मुझे कहा था नवंबर से दिसंबर का कोई मुहूर्त दे दीजिए या और कोई जो आपके पास अच्छा हो। तो अच्छा तो मिलना नहीं, तो मैंने इनको मुहूर्त दिया 4 दिसंबर। ठीक है। हालांकि इन्होंने किसी पंडित, बेसिकली इन्होंने मुहूर्त इससे निकाला था कि इन्होंने मुझसे अपना चार्ट दिखा, तो मैंने इनका कंसल्टेशन किया, एग्जैक्टली इनको जैसा मैंने बताया था स्पाउस की इस तरीके का मिलेगा, इस लोकेशन पे मिलेगा, इनको उसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे। तो उन्होंने कहा आपकी बताई चीजें बिल्कुल सही निकली, तो आप मुहूर्त भी एक निकाल दीजिए, जो आप कहेंगे हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे, आपका जब आपको अच्छा लगे। तो अब मैंने कहा जब तो मिलना नहीं, आप एक टाइम फ्रेम दे दिए। तो इन्होंने कहा नवंबर दिसंबर का जो भी मिले आप दे दीजिए। तो इन्होंने कहा 2 महीने में आपको जो अच्छा लगे या उसके बाद। हालांकि इन्होंने कहा था कि नवंबर एंड में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। अभी देखिए, तो जब मैंने नवंबर एंड का मुहूर्त निकाला ना, इन्होंने जो कहा था ये, उसमें क्या हुआ कि पहले तो मैंने अलग अलग दिन का बना के देखा, और जी उसके अलावा मैंने 28 नवंबर का ट्राई। तो 28 नवंबर को मैंने सुबह शाम तक जब चार्ट बना के देखा तो आप देखेंगे कि मैंने टॉरस लगन इनको दिया था। तो शाम के टाइम ही मैरिज होता है, तो जिस टाइम होना होता है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब मैं टॉरस लगन ले रहा था ना शाम का, तो उसमें जो है 7th हाउस से मार्स और सन आ गए, कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा मैंने सोचा 2 घंटे बाद लगन चेंज हो जाएगा तो जेमिनाई ले लेते, तो आप देखिए जब जेमिनाई लेंगे तो फिर से 7th हाउस से मरकरी आ गया, फिर 7th हाउस खाली। अच्छा मैंने सोचा चलो 2 घंटे पहले का ले लेंगे, एरीज ले लेंगे। एरीज में 7 तो खाली मिल गया, लेकिन 8वें घर में 2 प्लेनेट। तो मैंने क्या कहा 7th और 8th खाली होना चाहिए। और चॉइस हो नहीं है तो 8th तो कम से कम खाली होना ही चाहिए, तो भी फेल हो गया। अच्छा मैंने सोचा और 2 घंटे पहले का ले लेंगे तो पाइसिस लगन आ जाएगा। पाइसिस में वही प्रॉब्लम आ गई, अब 7th हाउस में वीनस केतु बैठे, कि चलो प्लेनेट है, मैंने मैनेज किया कि 8th हाउस खाली है, लेकिन केतु जैसा मैलेफिक है। अच्छा फिर मैंने कहा चलो लियो ले लेंगे, लियो लिया तो फिर से 7th प्लेनेट आ रहा है। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये भी आ रहा था नवंबर के मुहूर्त में ना, कि मैंने क्या कहा था 7th हाउस खाली होना चाहिए, 8th खाली होना चाहिए, ये 2 कंडीशन। और अगर 7th प्लेनेट है भी तो कम से कम बेनिफिक हो, पर 8th तो हमेशा खाली था, वो भी नहीं मिल रहा था। उसके अलावा वो मिल भी जाता, जैसे ठीक मान लेते हैं कि अगर मिल भी जाता कि चलिए जेमिनाई लगन में लेता इनको दे देता, तो 7th हाउस में मरकरी बैठता, ठीक ठाक है बेनिफिक है, और 8th खाली मिल जाता। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जो वीनस कारक है मैरिज, मैंने क्या कहा था वो अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। ठीक। और हो अगर अच्छी पोजीशन में हो और अकेला हो, और अकेला ना भी हो तो कम से कम किसी बेनिफिक के साथ काम चल जाएगा, मेलेफिक के साथ। तो नवंबर में जो भी मुहूर्त निकाल लेते ना उसमें पूरे टाइम वीनस केतु के साथ, क्योंकि वीनस 1 डेढ़ महीने से पहले राशि चेंज करता ही नहीं, पूरे नवंबर में वो केतु के साथ मिल रहा था, ये सबसे बड़ा था। और तो और वीनस पूरे नवंबर भर में वर्गों में था, कन्या में, जिसमें वो डेबिलिटेटेड यानी नीच का होता है। हर प्लेनेट कुछ राशियों में उच्च का होता है, कुछ नीच का होता है। तो लगन तो फिक्स मिल जाता मुझे, बट कहीं 7th और 8th हाउस खाली नहीं मिल रहा था, 7th मिल रहा था तो 8th नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वीनस नीच का था और केतु के साथ। सबसे बड़ी समस्या वीनस जो केतु के साथ बैठा था ये आ। तो मैंने इनको नवंबर का मना कर दिया, मैंने कहा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा दिसंबर का देख। फिर दिसंबर को, हालांकि 15-20 दिसंबर के बाद अगर ले रहे थे तो मुझे 7th और 8th हाउस दोनों खाली मिला, तो बहुत अच्छा मूव मिला। बट प्रॉब्लम ये होता है कि उस समय हमारे यहाँ अधिक मास खरमास चलने लगता, तो वो होता नहीं।
तो इनको एक पंडित जी ने कहा कि उस समय का निकाल के दिया, तो मैंने कहा वो मैं भी दे सकता हूँ, आप बताएं खर मास में करेंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं करेंगे। तो मैंने कहा परफेक्ट मुहूर्त कभी नहीं मिलता। तो मैंने बहुत देख सुन के इनको 4 दिसंबर का मुहूर्त, 4 दिसंबर को जब मैंने निकाला पूरे दिन का चार्ट, अलग अलग दिन का मैंने वैसे बना के देखा था, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर, तो 4 दिसंबर मुझे बेस्ट। क्यों? 4 दिसंबर को जब मैंने निकाला तो शाम का तो जेमिनाई लगन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो मैंने कहा था लगन फिक्स होना चाहिए, उसमें टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस आना चाहिए। 3, 6, 9, 12 जेमिनाई, कन्या, सेजिटेरियस यानी धनु और पाइसिस यानी मीन राशि लगन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्यूअल साइन। दूसरा 1, 4, 7 और 10 एरीज यानी मेष राशि, 4 नंबर कैंसर यानी कर्क राशि, 7 नंबर लिब्रा यानी तुला राशि, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर, जो मूवेबल यानी चर राशियां वो भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर क्यों ले लिया? उसका रीजन होता है 3 नंबर राशियां पूरी तरह ड्यूल नहीं होती, उसका कुछ रूल होता है, ठीक है। 3 नंबर जो ड्यूल साइन होते हैं 3, 6, 9 और 12, इसमें फर्स्ट 15 डिग्री फिक्स होता है, ये फिक्स राशि की तरह बिहेव करता है। 30 डिग्री की एक राशि होती है पूरी, पहले 15 डिग्री फिक्स की तरह बिहेव करते हैं, लास्ट 15 डिग्री जो है मूवेबल की तरह। तो मैंने जो ये मुहूर्त दिया है ना इनको, ये जेमिनाई लगन और 3 डिग्री 20 मिनट का मुहूर्त, तो 15 डिग्री तक ये फिक्स की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब 1 घंटे तक तो कम से कम 15, भाई 15 डिग्री पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटे का समय है, इसलिए मैंने इनको जेमिनाई लगन। और आप देखिए यहाँ पे 7th हाउस में खाली तो नहीं मिला, क्योंकि मुश्किल है सब कुछ मिलना, तो मरकरी मिला तो ठीक है, मरकरी बेनिफिक भी था और लगन लॉर्ड भी था, तो मैंने कहा चलो काम चल जाए। पर 8th मैंने जरूर खाली लिया, आप देख लीजिए 8th में कोई प्लेनेट नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वीनस जो कारक है वो 5th हाउस में अच्छी पोजीशन में और अपनी साइन, किसी प्लेनेट के साथ नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं। और जो तिथि भी ली वो भी सप्तमी, कम से कम 4 तिथियां भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक होती है, पर 4, 9, 14 चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, तो मैंने नहीं लिया। लास्ट टाइम भी जब मैंने तिथि उसमें भी लिया था, द्वितीय लिया था, बट मैंने बता दिया वीनस केतु के साथ था इसलिए नहीं हो पाया। बट यहाँ पे देखिए वीनस मिल गया। तो हमने जो 4 रूल देखे थे, 1, 2, 3, 4 में से 3 तो मैंने सेटिस्फाई कर दिए, बस एक क्या बचा, 7th हाउस में प्लैनेट। ठीक है थोड़ा बहुत किसी ना किसी का मरकरी का इंटरफेरेंस रहेगा, बट चल जाएगा। बाकी जो मैंने कहा 8 तो बिल्कुल खाली होना चाहिए, और कारक अच्छी पोजीशन में, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, किसी प्लेनेट के साथ ना हो, और किसी प्लेनेट के साथ वो भी तो मेलेफिक के साथ ना हो, और 7th हाउस में भी नहीं होना चाहिए। तो नहीं मिल रहा है तो चलो अकेला वीनस 7th में ही है तो भी काम चला। और तिथि 4, 9, 14 ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वो 3 रूल मैंने सेटिस्फाई कर दिया, अभी एक से काम चलाना पड़ेगा। तो रूल क्या है? रूल आप अच्छे से याद कर लीजिए, 7th हाउस एम्प्टी हो खाली हो, 8th हाउस एम्प्टी हो खाली हो, वीनस अच्छी पोजीशन में हो, 6, 8, 12 में ना हो, किसी प्लेनेट के साथ ना हो तो मेलेफिक के साथ, और 4, 9, 14 शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष कोई भी पक्ष हो, चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी नहीं। और लगन जो हो उस समय का वो फिक्स होना चाहिए, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या सेजिटेरियस तो एक्वेरियस, फिक्स राशि। सर तो अपनी क्लास